मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोर्स मॉडल कंप्लीट कर लिया था। इसमें एनर्जी जो इन्वॉल्वमेंट था उसे अच्छे से देख लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या उसे आप जूल में कर सकते हो या किलो जूल में कर सकते हो। एक क्वेश्चन कल आया था जिसे मोल में पूछा गया था, पर मोल फोटॉन की एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये तो पूरा कंप्लीट बोर मॉडल था आपका, लेकिन हमें इससे पार्टिकुलर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का बोर मॉडल एक्सप्लेन कीजिए या एक्सप्लेन करो बोर मॉडल क्या है आपका, हाइड्रोजन को एग्जांपल मान के। ठीक है, तो जो भी सारी डेरिवेशन है वो सारे डेरिवेशन वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस आप जेड की जगह क्या रखने वाले हो, हर बार 1 रखने वाले हो जो भी होंगे। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही होगा। बस एटॉमिक नंबर यहाँ पे ये जनरल था कि ढेर सारे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थे उन सब के लिए है ये। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करना है आपको तो बस जेड की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हेडिंग वही हमने डाल दिया, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और कुछ और चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे इसमें कि जैसे एनर्जी किस तरह से घटता बढ़ता है अप डाउन होने पर, वो सारी चीज़ें सेल में। ठीक है, तो बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाए तो रेडियस हमने देखा, रेडियस ऑफ nth सेल इन इज गिवन बाई Rn इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। किस में था ये, मीटर में, 10⁻10 है तो ये मीटर में है, या एंगस्ट्रॉन कर लो, इसे हटा दो। तो ये था जनरल जो बोर nth रेडियस आता है। तो आप क्या करो इसमें, अगर ये हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन तो जेड इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1। तो अगर इस तरह से जेड इक्वल टू आप 1 पुट करोगे, ठीक है, और n की वैल्यू वेरी कराते जाओगे, फर्स्ट सेल का रेडियस पता चल जाएगा, सेकंड का पता चल जाएगा, n इक्वल टू 3 रखोगे तो थर्ड सेल का रेडियस पता चल जाएगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप R1 कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो आता है 0.529 एंगस्ट्रॉन, R2 आता है 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन, 4 टाइम्स इसका ग्रेटर है ये 9 टाइम्स ग्रेटर है, देख रहे हो 9। तो आप कोई भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है, रेडियस कितना बड़ा है उस आसानी से आप बस n की वैल्यू चेंज करके इसमें निकाल सकते हो। और हाइड्रोजन के लिए तो जेड इक्वल टू हमेशा ही कितना रखने वाले हो, 1 रखने वाले हो। क्लियर हो गई बात। दूसरा ये रेडियस था, तो आप वेरिएबल कोई भी निकाल सकते हो हाइड्रोजन के लिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल अगर बात की जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी से देखो इसका जो डेरिवेशन था वो था 2.18 इंटू 10⁶ जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये जेड बाई एन, यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन के लिए 1 रखोगे और एन अलग अलग सेल के लिए यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से रखते जाओगे और इस तरह से वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो V1 इक्वल टू कितना आया, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग लाइट के स्पीड के जितना तेज़ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है जब वो फर्स्ट सेल में होता है, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जब होता है। 10⁸ होना चाहिए था वैसे वो लाइट का, तो उसके अप्रॉक्स है ये, समझ लेना। तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। V2 अगर हम सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन जब है और उसकी वेलोसिटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप 2 रख दो, यहाँ पे 1 तो 1/2 तो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी जितना फर्स्ट में था उसका हाफ हो गया। V3 अगर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम V3 निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा फर्स्ट का। तो आप आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक चीज़ देखने में आ रहा है यहाँ पे क्या, कि ये जो भी वेलोसिटी है ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होती चली जा रही है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अनुमान क्या पता चला हमें, कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होकर रोटेट करता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और यही स्पीड क्या होती है, वो डाउन होती चली जाती है जब वो दूर के ऑर्बिटल में किसी होता है, किसी बाहर के सेल में। ठीक है, तो स्पीड लगातार क्या होता है, कम होती चली जाती है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे ज़्यादा तेज़ किस में मूव करता है, वो फर्स्ट में, फिर सेकंड में थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितना मीटर पर सेकंड है, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, thus it is clear that electron moving very fast near nucleus and getting slower in higher cell। ठीक है, कम होता चला जाता है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, इसे तो जरूर करोगे जब भी पूछेगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, एनर्जी के लिए भी हमारे पास डेरिवेशन था, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हमें क्या रखना पड़ता है, अगर हम जूल में करना चाहें तो हमें करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये पूरी की पूरी चीज़ जो है आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे रख दो तो अपने आप जूल इसमें शामिल हो जाएगा और ये पूरी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी आपका किस में, जूल में। ठीक है,
तो E1 निकाला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट सेल में है तो टोटल एनर्जी जो उसके पास है वो है E1 और उसकी वैल्यू कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वाह, ये तो नेगेटिव का है। हाँ ठीक है, ये नेगेटिव का है। E2 इक्वल टू क्या है, E2 एन की जगह पे आप क्या रखोगे 2, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू अच्छा घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है। ये ज़्यादा नेगेटिव था, ये कम नेगेटिव है, यानी कि ये धीरे धीरे जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और ये इस तरह से आप E3 करोगे, फिर E इनफाइनाइट अगर मैं करूँ यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट वाले ऑर्बिटल में होगा, सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जब होगा, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इससे ज़्यादा एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, नहीं। तो अब ध्यान से देखो, एनर्जी जो भी इलेक्ट्रॉन की है टोटल एनर्जी वो नेगेटिव होती है, ठीक है, और मैक्सिमम उसकी तब होती है जब वो कहाँ होता है, वो इनफाइनाइट वाले यानी कि सबसे लास्ट ऑर्बिटल में जब होता है, तब उसके पास एनर्जी जो होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है। और वो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात समझ में आया? यानी यहाँ पे देखो, अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूँ इसमें, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरह से ये 3.4 है, इस तरह से घटते जाएगा ये, ठीक है। और फाइनली जब इनफाइनाइट वाले पे पहुँचोगे n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है उसकी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात? तो एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितनी है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो मिनिमम एनर्जी कितनी है वो जब फर्स्ट सेल में है तब उसके पास मिनिमम एनर्जी है। और इसीलिए जो ऊपर वाले सेल हैं सब, इनको क्या बोला जाता है, हायर एनर्जी सेल। ठीक है, ऊपर जाने पे सेल की संख्या जो बढ़ती जाती है तो एनर्जी भी उनका क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाता है। क्या बात समझ में आया? एक और चीज़ हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इनफाइनाइट पे जब हम भेज देते हैं तो एनर्जी कितनी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, 0 हो जाती है। और यही इनफाइनाइट पे ही भेजना किसी एटम का आयनाइजेशन कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिटल में वो हो, उसको इनफाइनाइट पे भेज दो, मतलब कोई भी इन्फ्लुएंस ना रहे इस न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे। जब वो इनफाइनाइट वाले सेल में पहुंच जाएगा तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा उससे, ठीक है। और वही कंडीशन क्या होता है, आयनाइज होने का, यानी कि एक एटम क्या हुआ है, आयनाइज हो गया। समझ आई बात? तो कभी कभी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि फर्स्ट सेल में है तो इतना एनर्जी है इसकी, और आपसे क्या पूछ ले कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी अगर पूछेगा तो हम निकाल लेंगे कि इनफाइनाइट वाले सेल में जब वो पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी कितनी होगी उसकी। तो यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। था कहाँ, यहाँ पे अगर था तो यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई वही हमारी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ पाए आप? तो जब भी आयनाइजेशन इन्वॉल्व होगा तो n इक्वल टू आप क्या रखने वाले हो, इनफाइनाइट, उसमें एनर्जी कैलकुलेट कर लो, फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करो, वही सेम प्रोसेस जो पीछे हम लोगों ने किया जंपिंग के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो दस इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन मूविंग वेरी फास्ट। तो हो गया, यहाँ पे देखो ई एन इक्वल टू -13.6 हो गया यहाँ तक। पहले में ये रहा इलेक्ट्रॉन E2 -3, और ये दो घटता जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अभी हम लोग देखेंगे इसमें स्पेसिंग, अभी चलो आगे मिलेगा। दस व्हेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट सेल इट कंटेन्स मिनिमम एनर्जी एंड दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड व्हेन इट प्रेजेंट इन द लास्ट यानी कि इनफाइनाइट सेल इट हैज़ मैक्सिमम एनर्जी कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कर लो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा एनर्जी उसकी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? अब इसमें एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी डाली जाए तो बात अलग है। हो गया यहाँ तक? The energy required for an electron to jump from first orbit to infinite orbit is called आयनाइजेशन एनर्जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट से ही हो, कभी कभी अगर वो एक्साइटेड स्टेट में पहले से, यानी कि किसी हायर सेल में पहले से ही और फिर उसको आयनाइज किया जा रहा है तो भी उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। वो अलग अलग कहलाएगा, वो यहाँ से यहाँ किया गया, ठीक है, लेकिन वो भी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ही होगा। When electron is present in either then these two cells is called excited state of electron। मतलब या तो वो फर्स्ट सेल में ना हो, फर्स्ट सेल और इनफाइनाइट वाले सेल को छोड़ के बीच में वो किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन आपका है तो वो क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट में है, ये कहा जाएगा। यानी कि वो अपने जो उसका खुद का होम है उसमें नहीं है, बल्कि क्या है, वो उसके ऊपर है एनर्जी लेके, और ऊपर पहुंच गया है और वहाँ कहीं रोटेट कर रहा है हायर एनर्जी सेल में, ठीक है। तो फर्स्ट और इनफाइनाइट के बीच में अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट,
और जो भी वहाँ से होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी। वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आइदर, हो गया एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने यही सारी वैल्यू आपकी बुक में ऐसा मिल जाएगा, n=1 n=2 ये सेल दे रखा और मैं ये एनर्जी लेवल है दिखा रखा हूँ, वो एनर्जी लेवल। तो मिनिमम एनर्जी ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ऊपर जाने पे जो सेल है आपका वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ इस तरफ एनर्जी लिख दिया। और फाइनली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n2 = क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप उसको दिखा सकते हो पीछे वाले को जो भी वैल्यू था, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए है, ध्यान दो। यहाँ पे देखो जी डिस्टेंस है, बीच में डिस्टेंस शुरू में क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा का डिफरेंस है। और ऊपर जिस तरह से आप जाओगे ना तो ये स्पेसिंग जो है, जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो क्या हो रहा है, बहुत ही कम होता चला जाएगा। यानी कि यहाँ दूर लाइन मिलेगा आपको इस तरह से, और ऊपर क्या होगा, बहुत नज़दीक लाइन होते पैक्ड होते चले जाएंगे वो, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम रहता है उधर, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस इज मोर फॉर इनर सेल एंड इट कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड मूविंग हायर सेल, ठीक है। ये लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये हम लोगों ने बोर को अप्लाई किया किस पे, हाइड्रोजन के लिए अप्लाई किया, और उसके लिए कुछ सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देखा कि फर्स्ट सेल में क्या है, सेकंड सेल में कितनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एनर्जी देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, रेडियस देख लिया। अब चाहो तो कुछ और भी देख सकते हो इसमें, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उससे। लेकिन कैसे एक्सप्लेन करना है या कैसे उस पर अप्लाई करना है बोर मॉडल को, आपने देख लिया। डुअल नेचर ऑफ लाइट, यहाँ से नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ पे देखो लाइट इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया क्योंकि यहाँ से जो भी जो भी एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रहा है, जो भी एनर्जी इमिट हो रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि लाइट के फॉर्म में है, ठीक है। तो लाइट के फॉर्म में अगर है तो उस एनर्जी से रिलेटेड, यानी कि वो जो भी लाइट यहाँ से निकल रही है या जो भी एब्जॉर्ब हो रही है, दिखे या ना दिखे, विजुअल रीजन में होगा तो दिखेगा, और विजुअल रीजन में नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो सब देखने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे बस इसीलिए ये टॉपिक दिया गया है यहाँ पे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, या लाइट के बारे में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जेम्स मैक्सवेल 1870, देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट का क्या मतलब था, देखो क्लासिकल जो फिजिक्स है हमारी या मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है हमारी, यानी कि सबसे ओल्ड वर्जन, उसमें इसे पार्टिकल नेचर से न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था शुरू में। न्यूटन की ये जो है सीधे चलता है, इसीलिए जो पार्टिकल भी होते हैं अगर उन्हें फायर किया जाए तो वो भी क्या चलते हैं, सीधे चलते हैं। तो जिस तरह से पार्टिकल सीधे चलते हैं वैसे ही आपका ये लाइट भी सीधे चलता है, और इसीलिए क्या होगा ये, इसीलिए ये आपका पार्टिकल होगा। तो ये बहुत पहले की बात है, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात है, जब न्यूटन बात करते थे इसके बारे में, ठीक है। धीरे धीरे बाद में पता चला कि इसे वेव नेचर भी इसके अंदर है, पार्टिकल नेचर तो है ही, बाद में ढेर सारी प्रॉपर्टी ऐसी मिली इसके अंदर कि ये दो तरीके का नेचर शो करता है। एक तो वेव बन के चलता है, यानी कि वेव नेचर है इसमें, और दूसरा ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर जिसे बोलते हैं।